अच्छा, लर्न करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कनेक्शन बनते कैसे हैं और क्यों हम इसको डेटाबेस को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, अब मैं वैम पे जाता हूँ अपने। अच्छा, मैं वैम पे गया, वैम में जाता हूँ डब्ल्यू में। अच्छा, मेरे पास अभी के लिए सिर्फ एक जीसीटी सर्वाइवल पड़ा है पेज। ठीक है, ये था वो मेरी वर्डप्रेस। ठीक है, ये थी मेरी एचटीएमएल। पर हम ये दोनों ही नहीं यूज़ करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास ये प्रोजेक्ट नहीं है। ये स्टूडेंट प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट, ऑफलाइन प्रोजेक्ट, ऑनलाइन प्रोजेक्ट के लिए भी हम खुद से डिज़ाइन जो करते हैं ना, कस्टम पीएचपी डिज़ाइन जो करते हैं, वो इस तरह करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं। वापस आता हूँ मैं। एक मिनट, मेरे पास प्रोजेक्ट थे कुछ, मैं देखता हूँ। अच्छा, मैं आया डी में आने के बाद डब्ल्यू में आया। अच्छा, डब्ल्यू में आने के बाद अब मैं यहाँ पर देखो, मैंने प्रोजेक्ट बनाए हुए थे। यहाँ पर अगर कोई मिलता है प्रोजेक्ट, तो एक ये प्रोजेक्ट था, ये ऑफलाइन है। मुझे कैसे पता लगा ऑफलाइन है? क्योंकि ये देखो, यहाँ पर हेडर, फुटर, होम, इंडेक्स, पेमेंट मेथड वगैरह के सारों का बना हुआ। ठीक है, ये डेटाबेस इसकी। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले प्रोजेक्ट को उठाता हूँ। अब आपको एक्सप्लेन करना थोड़ा सा पड़ रहा है, बता रहा हूँ। अब मैंने ये एक पीएचपी का बनाया हुआ है, सिर्फ मैं दिखाना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि आपको क्लियर हो जाए कि होता क्या है। अब देखो, मैंने यहाँ पर आया, मैंने अपना टेक्स्ट जो सा था वो लिया। अब मैं वैम पे आया, वैम पे आने के बाद मैं जाऊँगा और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। अच्छा, इसका नेम जो सा ये 33 MB का था कुछ। ठीक है, तो ये 33 MB है। अच्छा, ये हो गया। इसका मैं रीनेम चेंज कर रहा हूँ। क्यों चेंज कर रहा हूँ? मैं छोटा सा नाम रखता हूँ, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन रखा। अब देखो, इसके अंदर इतने ज़्यादा पेजेस हैं। सबसे पहले तो मैं इसे चेक करता हूँ जाके, यहीं पर आ जाता, इस वाले में जाके। इसका नाम क्या था? HTML था, उसका नाम क्या था? ऑनलाइन। अच्छा, मैं ऑनलाइन देखता हूँ तो ये देखो एरर आ रहे हैं कुछ, वार्निंग, एरर, अननोन डेटाबेस, ऑनलाइन शो, मतलब कहता डेटाबेस ही नहीं है। तो अब क्या है कि जब भी हम किसी को प्रोजेक्ट देते हैं, उसके साथ हम डेटाबेस मस्ट होती है कि डेटाबेस भी दें। जैसा कि मैंने अगर पीएचपी में दिखाता हूँ, देखो, ये देखो, ये डेटाबेस है ना सैंपल के नाम से। अब वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मुझे डेटाबेस चाहिए। कौन सी डेटाबेस चाहिए? ऑनलाइन शॉप की। अब हमारे पास तो ऑनलाइन शॉप की यहाँ पर कोई डेटाबेस ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम खुद इंपोर्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या है कि सबसे पहले नेम वही होना चाहिए डेटाबेस का। डेटाबेस का एक नेम क्रिएट करेंगे। क्या था? ऑनलाइन शॉप। अगर नहीं पता लग रहा तो ये देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन शॉप। ये सिर्फ प्रोजेक्ट जो बना हुआ है उसको मैं बता रहा हूँ कैसे यूज़ करना है। ऑनलाइन शॉप, ये देखो, ऑनलाइन शॉप से मैंने क्या किया? एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया। अच्छा, अब क्या है कि अब हमें खुद नहीं डेटाबेस बनानी। अगर खुद बनानी है तो फिर फायदा उस प्रोजेक्ट का, वो उसने बिल्ट इन प्रोजेक्ट वो बनाया पड़ा हुआ है। ठीक है, अब क्या करना है? इंपोर्ट करना है। हमें क्या करना है? ये एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है। इंपोर्ट का मतलब होता है इसके अंदर लेके आना, एक्सपोर्ट होता है इधर से बाहर निकालना। मैं इंपोर्ट करूँगा, मैं इंपोर्ट पे क्लिक किया, मैं चूज़ फाइल कर रहा हूँ। अच्छा, अब कहाँ पड़ा था मेरा फोल्डर? डी में, ई में, वैम के अंदर, डब्ल्यू में मेरे पास था ऑनलाइन के नाम से एक फ़ोल्डर। उसके अंदर थी डेटाबेस, मैंने खुद रखी थी कि ताकि मुझे कभी भी ज़रूरत पड़े तो मैं इजीली यहाँ से यूज़ करूँ। मैंने इसे क्या किया? इंपोर्ट, और मैंने यहाँ से कर दिया गो। ठीक हो गया, गो किया। तो अब देखो उसने क्या किया? इंपोर्ट सक्सेसफुली फिनिश। 63 क्यूरी एग्जीक्यूटेड, 63 क्यूरी एग्जीक्यूट हुई है टोटल। ठीक हो गया। और ये देखो, ऑनलाइन के अंदर कितनी फाइलें इंपोर्ट होंगी? एडमिन, ब्रांड, कार्ड, कैटेगरीज और ये। अब देखो मैं एडमिन पे जा रहा हूँ। मैंने एडमिन पे क्यों गया? मुझे इसका ये पासवर्ड जो सा है ये देखना है। तो ये पासवर्ड मुझे नहीं पता क्या है। मैं इसको पासवर्ड को पहले चेंज करूँगा। क्या लिखता हूँ? अच्छा, यहाँ से MD5 सेलेक्ट करना है। वो इससे ही होता है कि पासवर्ड जो सा है अब चेंज होगा। मैंने एडमिन आ गया और गो कर दिया।
अब सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि बैकएंड होता कैसा है जो PHP के साथ हम डेवलप करते हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ओके, परफेक्टली देख लो वही वाला पहले जो शो नहीं हो रहा था, जैसे ही डेटाबेस इंपोर्ट हुई और ये शो। अब देखो हर चीज़ हमने डेटाबेस के साथ कनेक्ट की है। ये स्लाइडर है, ये भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। ये मेन्यू है, ये भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। ये शॉपिंग है, ये कैटेगरीज, ये भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। ये भी कैटेगरीज डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। ये भी। अब देखो मुझे करना क्या है, ये सारा कुछ तो डेटाबेस के साथ कनेक्ट है। ये सिंपल क्या करना है, इसके साथ स्लैश एडमिन लिखते हैं। मैंने एडमिन लिखा तो मेरे पास ये एडमिन का फोल्डर है। मैं इस पर जाता हूँ और जैसे ही मैं इस पर आऊँगा, ये मैंने क्या पासवर्ड रखा था, एडमिन, और पासवर्ड क्या था, मैं लॉगिन हुआ, पासवर्ड एडमिन। ओके, लोन क्या है तो डेटाबेस में दोबारा जाता हूँ। अच्छा, admin@gmail.com, admin@gmail.com, और इसका पासवर्ड क्या था, एडमिन। ओके, तो ये है इसका बैकएंड। ये इस तरह का हम बैकएंड डिज़ाइन करते हैं। अब देखो, अब यहाँ पर प्रोडक्ट लिस्ट है। प्रोडक्ट लिस्ट में जाता हूँ, ये देखो ये सारी प्रोडक्ट ऐड हुई है, ठीक है। ये प्रोडक्ट लिस्ट में प्रोडक्ट ऐड हुई है। अगर मैं नीचे आता हूँ, ये स्क्रॉल देखो, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये देखो कितनी प्रोडक्ट टोटल ऐड की है, देखते हैं। अच्छा, ये वैसे ही लगाया हुआ है, सिर्फ उसे बताने के लिए, पर है नहीं है, पूरे प्रोडक्ट इधर तक आई नहीं, ठीक है। अब देखो कितनी प्रोडक्ट ऐड हुई है, काफ़ी सारी प्रोडक्ट ऐड हुई। अब देखो अगर मुझे इसमें, मैंने एक फंक्शनैलिटी नहीं अपडेट नहीं कर सकते, मैंने अगर ऐड न्यू करना है, अगर मैं कह रहा हूँ न्यू प्रोडक्ट ऐड करनी, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले प्रोडक्ट का नेम लिखूँगा। मैं कहता हूँ शर्ट। अगर वो कॉमर्स का प्लगइन किया तो सेम प्रोसेस है। यहाँ से क्या करते हैं, इमेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। प्राइसिंग मैंने कहा 100,000, ठीक है। डिस्क्रिप्शन, ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब देखो कैटेगरीज आ रहा है, पूछ रहा है कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट करनी, कितनी प्रोडक्ट है आपके पास, कैटेगरीज कितनी, मैंने कहा मेरे पास 100 प्रोडक्ट है। अच्छा, ब्रांड नेम, प्रोडक्ट ब्रांड, क्या ब्रांड है, मैंने कोई भी ब्रांड नाम रख देता हूँ, मैंने JCT रख दिया। अच्छा, ब्रांड कह रहा है कि कितनी है आपके ब्रांड में, का एक ब्रांड है। कीवर्ड में मैं लिख देता हूँ JCT सर्वर, ठीक है। अब देखो जो वो कॉमर्स का प्लगइन था तकरीबन सेम नहीं था, इसी तरह प्रोडक्ट ऐड करते थे ना उसमें भी, और मैंने क्या किया, अपडेट कर दिया। ये देखो अब ऐसे हुआ फिनिश, और मैं दोबारा प्रोडक्ट लिस्ट पे जाता हूँ और देख हमारी एक न्यू प्रोडक्ट ऐड लास्ट पे चलेगी लगता हूँ। अच्छा, वो कह रहा है कि मैनेज यूजर, एक ऐड प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लिस्ट है, कहीं प्रोडक्ट गई है, असल में क्यूरी थोड़ी सी गलत लगी, फर्स्ट लास्ट पे चली गई होगी कोई भी प्रोडक्ट। इसमें कुछ फंक्शनैलिटी कम लगी हुई है, इस वजह से ये वैसे, ठीक है। वो डिलीट अपडेट वगैरह की नहीं लगी हुई, उस वजह से ना इस तरह का इशू है, तो सिर्फ सिंपल सा बना हुआ है। उसने ऐड नहीं की प्रोडक्ट, कोई क्यूरी में इशू ना हो गया वो, ठीक है। तो बेसिकली सिर्फ बताने का मकसद था ये जो सा डाटा आ रहा है ना, अगर इसका नाम क्या है, प्रोडक्ट लिस्ट है, अगर आप डेटाबेस में जाओ और यहाँ पर कैटेगरीज है, प्रोडक्ट का होगा, ऑर्डर प्रोडक्ट नहीं, यहाँ पर प्रोडक्ट की हो गई, ब्रांड, कैटेगरीज, और आपकी ये प्रोडक्ट है। तो ये देखो सेम प्रोडक्ट है, यही प्रोडक्ट थी टोटल जो वहाँ ऐड है। इसमें 25 की जगह मैं 100 कर रहा हूँ, 100 इसलिए क्योंकि 100 जितनी प्रोडक्ट सारी शो होगी।
ठीक है। तो सारी प्रोडक्ट शो होगी टोटल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। मैंने ये लास्ट पे ये प्रोडक्ट बनाई थी पर उसने दिखाई नहीं, ठीक है, मतलब कोई उसने शो नहीं करवाई। तो ये लास्ट वाली प्रोडक्ट थी, देख लो GCT साइबर। टोटल उसने जो प्रोडक्ट बनाई है वो है 82, ठीक है। शर्ट प्रोडक्ट की दार थी या डिस्क्रिप्शन लिखी थी, ये इसकी इमेज थी। अब देखो इमेज भी सेव हो रही है, ठीक है। इससे क्या हुआ कि हमें पता लगा कि हर चीज़ हमारी डेटाबेस के अंदर जा रही है। ये प्रोजेक्ट दिखाने का सिर्फ मतलब ये था कि आपको पता लगे कि जो सा हमने डिज़ाइन करना है ना बैकएंड, वो ये डिज़ाइन करना है ये। अब ये वाली प्रोडक्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये प्रोडक्ट है, अब इस प्रोडक्ट को कहीं शो तो भी करवाना है ना, तो मैं यहाँ से अगर लॉग आउट करता हूँ और यहाँ से मैं शो पे दोबारा वापस जाता हूँ, बैक जाता हूँ, ये देखो। अब देखो यही प्रोडक्ट को ये देखो, अगर ये प्रोडक्ट को मुझे शो भी तो कहीं करवाना है, ठीक है। तो ये वही चीज़ें हैं जो हम शो करवा रहे हैं। यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ें आ जाएंगी, मैन बोर्ड की आती हैं, तो ये वही चीज़ें हैं जो हमें शो करवानी है, ठीक है। ये देख लो परफेक्ट है। तो वही चीज़ें उधर से ही आ रही हैं। अब देखो ऐड टू कार्ड में करते हैं, तो अगर मैं इसको वैसे क्लिक करता हूँ तो ये देखो इस टाइप का स्लाइड है, परफेक्ट है। ये जो आ रही है, नेम आ रहा है, ये आ रही है, ये प्राइस आ रही है, ये आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रही है, ये साइज़ जो उनसे आ रहे हैं, ये जो क्वांटिटी आ रही है, ये सारी कहाँ से आ रही है, बैकएंड से आ रही है। ये डिस्क्रिप्शन बैकएंड से आ रही, डिटेल बैकएंड से आ रही, रिव्यू जोन से हैं, ये क्लाइंट के हैं। हमने एक पोर्शन रख दिया क्लाइंट के रिव्यू का। जब भी क्लाइंट ऑन हो, यहाँ से अपना नाम लिखे, जीमेल दे, ये शो तब होगा जब क्लाइंट ने प्रोडक्ट सेल पे दे रही हो, परचेज कर रही हो और उसे रिसीव हो गई हो, ये तब शो होगी अभी, ठीक है। और ये वाला ये करके एरर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम आई है क्योंकि अभी वो ऐड नहीं हुए हुए, ठीक है। मतलब क्लाइंट ने अभी मतलब ऑर्डर नहीं हुआ तो एरर आ रहा है, वो हम रिमूव हो भी जाता है, वो इशू नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें से हम क्या है PHP को बैकएंड से डिज़ाइन कर रहे हैं। अब देखो एक और चीज़ बताऊँ, मैं दोबारा बैकएंड पे आ रहा हूँ। बताने के लिए मैं बैकएंड पे आ रहा हूँ। अच्छा ये बैकएंड में मैं इसलिए आया, देखो अगर मैं प्रोडक्ट पे आता हूँ, बड़ा लिस्ट पे आता हूँ, ये जो प्रोडक्ट ऐड हुई है, ये क्या हुआ है, ये आपको सिलेक्ट से शो हो रही है। उसने क्या किया, उसने इमेज, नेम, प्राइस और प्राइस सिलेक्ट करवा लिया। मतलब 3 पोर्शन जो उनसे उसने सिलेक्ट करवाए, ठीक है, कि मतलब ये सिलेक्ट हो, जो बाकी चीज़ें उसने सिलेक्ट नहीं करवाई। हमने तो काफ़ी चीज़ें दी थी पर उसने जो चीज़ें सिलेक्ट करवानी थी, जो उसे चाहिए थी, वो उसने सिलेक्ट करवाई, बाकी को क्या किया उसने इग्नोर कर दिया। इसी तरह ये देखो ऐड यूज़र में जाओ, ठीक है। अब देखो अब ये जो PHP से हम डिज़ाइन करते हैं ना वेबसाइट को, वो थोड़ी सी फास्ट होती है वर्डप्रेस की निस्बत। क्यों फास्ट होती है, क्योंकि इसने लेनी है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा फाइल ले लेगा, ये ले लेगा 100 MB तक। ये ले लेगा मैक्सिमम फाइल 100 MB तक, ठीक है। पर जब हम वर्डप्रेस से करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारा प्रोजेक्ट बन जाएगा 501 GB का, 800 MB का, ठीक है। तो इतना जो डिफरेंस आता है ना, उसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट होती है फास्ट होती है। ये HTML जो CSS है खुद कष्ट, क्योंकि अब देखो वो प्लगइन है, वो प्लगइन ने जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है उसने आल करनी है। आपने बेशक जो भी चीज़ यूज़ करनी है उतनी ही करनी है, ठीक है। पर उसने जो फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है उसने ऑन करनी है, ठीक हो गया। तो
ये चीज़ें जो सी होती है ये देखनी होती है। हम इसलिए हम जो बैक एंड है अगर PHP से डिज़ाइन करता है, जैसे भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट है, ये PHP से इसी तरह डिज़ाइन होते हैं। इतनी चीज़ें ही यूज़ हो रही होती हैं, 1 2 3 4 5 मैक्सिमम 8 में आ जाएंगी फील्ड। इतनी फील्ड ऐड करते हैं और क्या होता है, हम उसको फ्रंट एंड में शो करवाते हैं। ये चीज़ को हम क्या करते हैं, फ्रंट एंड में शो करवाते हैं। ठीक है, फ्रंट एंड है। यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट, वही प्रोडक्ट जो सी वहाँ पर ऐड हुई थी वो यहाँ पर शो करवा दी। ये स्लाइडर लगा हुआ है, ठीक है, इस स्लाइडर में मैंने इसी प्रोडक्ट को ऐड करवा दिया और ये प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो गया। तो ये चीज़ जो सी होती है, ये हम पूरे प्रोजेक्ट क्लाइंट प्रोजेक्ट के लिए भी बनाते हैं। इससे ये होता है कि हमारी वेबसाइट की स्पीड थोड़ी सी फास्ट होती है। अगर होस्टिंग जो सी है इतनी अच्छी भी ना हो तो फिर भी काम देती है, ठीक है। वर्डप्रेस के लिए तो होता है कि वर्डप्रेस में देखो एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, उसने जितनी प्लगइन की, जितनी उसकी मेमोरी है, जितना उसने काम परफॉर्म किया वो उसने उतनी स्पेस लेनी। उसको तो नहीं करना ना कि आपकी मेमोरी जा रही है, काम में ज़्यादा है, उसने तो उतनी स्पेस लेनी ही लेनी है, ठीक है। इसी तरह कोई भी और भी है, उसने अपनी स्पेस पूरी ही लेनी है, उसने नहीं देखना कि क्या है, जो भी मर्जी प्लगइन आप इंस्टॉल कर रहे हैं। ये देखो, ये भी स्लाइडर है और ये भी स्लाइडर है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो रही होती हैं। अब क्या है कि हमने खुद कस्टम कोडिंग करके इसे बनाना है, तो ये चीज़ें इस तरह होती। अब देखो, अब हमने भी अगर मैंने कल वो इंक्लूड करवाया, इंक्लूड का मतलब ये था सिर्फ बताना। अब ये देखो, इसके साथ डेटाबेस का कनेक्शन लगा। जैसे ही मैंने डेटाबेस को देखा, मैंने कहा ये डेटाबेस का कनेक्शन नहीं है, तो क्या हुआ, ऑटोमेटिकली सारा कुछ क्या हो गया, डेल हो गया। तो ये चीज़ें जो सी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज़ डेल ना हो, ठीक है। मतलब हमें डेटाबेस कनेक्शन परफेक्ट होना चाहिए हमारा। मैंने इंपोर्ट करके भी दिखाया आपको, ठीक है। तो हमारा जो डेटाबेस का कनेक्शन था परफेक्ट हुआ, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हमें देखनी होती हैं। ठीक है, आज हम देखते हैं कि सिलेक्ट कैसे करते हैं, मतलब कौन सा सिलेक्ट करना है। इस वाले को हम करें बंद, ठीक है, और जब भी कोई चीज़ ऑन करनी हो तो इसे क्लोज कर रहा है ताकि सेशन ऑफ हो जाए, ठीक है। अब हमने क्या बनाया हुआ था, हमने ये, अगर मैं इसको इग्नोर करता हूँ, हम अपने वाले में आते हैं, सैंपल वाले में। तो सैंपल वाले में हमने सिर्फ एक बनाया था मेन्यू, और उसके अंदर फील्ड कितनी ली थी, तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। हमने अगर इसे शो करवाना हो तो कैसे करते हैं, ये देखिए। अब देखो अगर मुझे पास, मैं अगर ये कनेक्शन है, अगर ये मैं कनेक्शन यहाँ पर जाता हूँ हेडर में, और मेरा हेडर में जाता हूँ, यहाँ पर भी कनेक्शन ये लगा दो तो मुझे कोई मसला तो नहीं ना। इंक्लूड किया, ओ सॉरी, PHP, ठीक है। और इसके अंदर क्या करवाना है, इंक्लूड। क्या इंक्लूड करवाना है, कनेक्शन, इंक्लूड कनेक्शन। अच्छा, इस पे जब हम इंक्लूड करवाएंगे, हम अब देखो, अब मुझे क्या है कि हर जगह इंक्लूड करवाना पड़ रहा है, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा ही पेज बना दूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा पेज बनाऊँ जिससे कि एक ही टाइम पे मैं इंक्लूड करवाता हूँ, ठीक है। तो मैंने फिर भी मैं इस पर इंक्लूड करवाता हूँ। अब मैं इंक्लूड करवाने के लिए अच्छा, अब मैंने जब इंक्लूड करवाया, डबल क्वेश्चन में या सिंगल कोट में मैं लिखता हूँ। अब मैं, मेरा जो डाटा पड़ा है वो बैक पे पड़ा है, कनेक्शन डॉट PHP जो बैक में है, तो उससे पहले क्या लगूंगा, ब्लैक स्लैश, और मेरा फोल्डर कौन सा है, हेडर फाइल, हेडर। मैंने क्या कहा कि बैक स्लैश, मतलब ये हेडर फाइल से बाहर जाओ। बैक स्लैश जब पहले लगती है ना, ये स्लैश जो सी है पहले लग जाए, तो इसका मतलब होता है इस फोल्डर से बाहर निकाल। तो मैंने इस फोल्डर से इसको बाहर निकाला, और अब स्लैश आगे लगा रहा हूँ, और अब जो सा है मैंने स्लैश लगा के इसे बताया कि क्या नाम है उसका, कनेक्शन डॉट PHP। मतलब उसके अंदर ये बाहर जब निकल गया तो उसके अंदर क्या पड़ा है, कनेक्शन डॉट PHP,
ये कनेक्शन, ठीक है। अब ये कनेक्शन हो गया इसके साथ, ठीक है। तो सिर्फ सिंपल बताने का मकसद ये था कि आपको पता लग जाए कि किसी फोल्डर के अंदर आप हो ना, तो आपका जो दूसरा वाला जिसको कॉल करवानी है वो बाहर पड़ा है, तो आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपल क्या करना है, उसको पहले उससे बैक स्लैश लगानी है। बैक स्लैश का मतलब आता है कि बाहर जा रहा है। पहले जो जब स्लैश आ जाती है इसका मतलब आ जाता है कि बाहर जा रहा है, इस फोल्डर से बाहर निकल के जो नेक्स्ट पड़ा हुआ है वहाँ पर जाना है। अगर नेक्स्ट एक और फोल्डर होता तो फिर मुझे उस फोल्डर को कॉल करवानी पड़ेगी, उससे आगे फिर जाके स्लैश लगा के मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये होता है जब एक फोल्डर से बाहर जाना है, ठीक हो गया। तो सिंपल अभी के लिए मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ दोबारा इंडेक्स के पेज में, ठीक है। इंडेक्स, अच्छा अब मुझे करवाना है सेलेक्ट की क्यूरी में लगाता हूँ। अच्छा एक इसमें कैपिटल में लिख लो, स्मॉल में लिख लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। सेलेक्ट स्टेप, अच्छा सेलेक्ट करवाने से पहले तो यहाँ तो मैं इसी PHP को यूज़ कर लूँ तो कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। नहीं तो अगर आप कहते हो न्यू बनाना है तो न्यू भी बना लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं इसके अंदर यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई इशू। अच्छा मैंने ये सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम मेन्यू लिखा और इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा। जब भी हम इसको वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे डबल कोटेशन या सिंगल कोटेशन लाजमी लगेगी, ठीक है। तो जब पहले लगाते हैं तो डबल कोटेशन, ठीक है। अंदर जब लग जाए कभी कभी लगानी पड़ जाए तो वो सिंगल कोटेशन, मतलब ऐसा भी कभी आ सकता है कि आपने मैसेज कोई प्रिंट करवाना है, उसमें डबल कोटेशन में मैसेज स्ट्रिंग पास करवाते हैं ना, डबल कोटेशन हमेशा। तो अब देखो उसके अंदर आपने कुछ CSS अप्लाई करनी है या जावास्क्रिप्ट या HTML या कोई भी अप्लाई कुछ भी करना है, तो आप उसको सिंगल कोट में लिख सकते हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें मिलती हैं, हम इनको फ़ायदा लेते हैं। अच्छा ये देखो अब क्या हुआ, ये सारा कुछ किसके अंदर स्टोर हो गया, इसके अंदर। अब करना क्या है, अब इसको हमने बताना है कि हमारा कौन सा ये फोल्डर है और किसके अंदर हम इसको स्टोर करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि सबसे पहले इसको स्टोर करवाना है, बताना है कि किधर पड़ा हुआ है ये मेन्यू, ये वाला जो मेन्यू है ये कहाँ पड़ा हुआ है, पहले इसको ये बताना है। किसको बताना है, ये प्रोग्रामिंग को बताना है, ये पेज को बताना है कि कहाँ पर ये हमारा पेज पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हमारे पास छोटी सी क्यूरी होती है, पहले तो हम छोटी सी क्यूरी होती है MySQL i क्यूरी, ठीक है। MySQL क्यूरी, ठीक है, ओके मास्टर क्यूरी नहीं। अच्छा अब वो कह रहा है लिंक लगाओ और क्यूरी लगाओ। तो सबसे पहले जो लिंक है हमारे पास जो कनेक्शन था वो क्या था, MySQL i क्यूरी लिखा। अब इसके अंदर हमारे पास एक कनेक्शन था जिसका नाम हमने कनेक्शन ये तो लगाया हुआ है, इसका नाम क्या रखा था कनेक्शन का, CON $CON, ठीक है। क्योंकि ये देखो हमने इंक्लूड करवाई हुई है फाइल, ये सारा डाटा यहाँ पर आ रहा है, ये सारा जो डाटा है ना ये इसके अंदर है और यहाँ पर शो हो रहा है क्योंकि इंक्लूड करवाया। इंक्लूड का मकसद होता है कि एक जो सा चीज़ है वो दूसरे पेज में भी शो हो। तो क्या है कि मैंने MySQL क्यूरी लिखी, ठीक है, और अब क्या है कि अब मैं इसके अंदर शो करवाऊंगा, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर उसने क्या कहा, अगर मैं दोबारा वापस गया तो उसने कहा लिंक, किस चीज़ का लिंक, अगर मैं लिंक कहूँ तो मतलब आ जाता है डॉलर कौन, मतलब किसके साथ लिंक हुआ, डेटाबेस के साथ लिंक हुआ। अब ये उसने क्या किया, डॉलर कौन में गया, डॉलर कौन में जाके चेक किया कि इसका रूट पासवर्ड यही है और इसके अंदर डेटाबेस पड़ी हुई है सिंपल सैम्पल डॉलर के नाम से। अगर डेटाबेस तो एक ही होती है, जब भी आप कोई काम करते हो डेटाबेस एक ही यूज़ होती है। तो उसने देखा कि इसके अंदर ये डेटाबेस पड़ी है, उसमें ने कहा हाँ पड़ी हुई है। तो अब उसने उसको कॉल करवाई। अब क्यूरी पूछ रहा है, क्यूरी कौन सी, अब ये क्यूरी तो हमारे पास तो कोई हमने क्यूरी यूज़ नहीं की, हमने तो ये सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ की। तो हमने जो सिलेक्ट की क्यूरी ये यूज़ की है इसको हमने एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया था, उसका नाम क्या रखा था, सिलेक्ट। तो हमने इसको यहाँ पर कॉल करवाया। अब यहाँ तक तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, ठीक है, समझ कौन लगा। पर अभी काम नहीं कंप्लीट हुआ, अभी तो ये कनेक्शन बना है, इसके साथ आया है। मैंने इसको भी तो हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, सिंपल उसका नाम रख देते हैं select1, ठीक है, डॉलर, ठीक है। मैंने इसका नाम रखा है sel1 रख लिया या select1, जो भी नाम रखना है रख लिया। या इसका नाम रख सकते हो फैच, कह सकते हो फैच, इस तरह के लफ्ज़ नहीं यूज़ करते क्योंकि ये आगे जाके मैं बताऊँगा तो नहीं यूज़ करने। इसका नाम रख देते हैं FT रख देते हैं, फैच कह देते हैं, ठीक है, FT
ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये सारा डाटा इसके अंदर जा रहा है, इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या आ गया, इसके अंदर ये भी चीज़ आ गई, सिलेक्ट वाली क्यूरी भी आ गई, ये देखो ये भी आ गया। और हमने एक वेरिएबल बनाया कौन के नाम से, कौन भी आ गया। मतलब ये अब ये ज़्यादा पावरफुल हो गया इस टाइम। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इसे बताना है, हमने बताना है, क्योंकि हमने डाटा सारा का सारा डाटा जो सा है, कौन सा डाटा, हमने ये वाला जो डाटा है ये सारा लेके आना है। किधर लेके आना है, अपने फोल्डर के अंदर, मतलब अपनी जो सी हम जहाँ पर वर्क कर रहे हैं उसके अंदर लेके आना है। तो उसके लिए हम वाइल लगाते हैं, वाइल की लूप लगाते हैं। मतलब डायरेक्ट भी आप वाइल लिखते हो ना, तो ऐसे करते हो तो ये वाइल आ जाता है। ठीक है, वाइल का सिंटैक्स आपके पास मौजूद हो जाता है। ठीक है, अब वो पूछ रहा है, अब देखो वाइल का जब सिंटैक्स आपके पास आया तो हमने क्या करना है, जब डाटा लेके आना है। अब जब वाइल लगती है तो हमने जब डाटा लेके आना है तो उसके लिए हमारे पास एक क्यूरी लगती है, छोटी सी होती है, उसको कहते हैं MySQL fetch array। ठीक है, अब इस क्यूरी को लगाते हैं, मैंने कहा MySQL ठीक है, fetch। अब fetch तो आ गया है, आगे अरे नहीं आ रहा, तो अरे भी लगाएंगे। अच्छा, कुछ चीज़ें अभी नहीं आ रही डिक्शनरी, क्योंकि मैंने PHP की डिक्शनरी अटैच नहीं की, मैंने ऑलरेडी कल आपको बताया था कि कर लो। अच्छा, एक अरे भी होता है फैच डाटा करने के लिए, ठीक है, और एक अरे के अलावा होता है, उसे कहते हैं, नाम याद भूल गया उसका, देखते हैं उसे। अच्छा, मैंने क्या किया, MySQL fetch array, आइसो कहते हैं, ASSOC, ठीक है, एसोसिएट भी कहते हैं उसे, आइसो कहते हैं। ठीक है, उससे भी डाटा हम फैच कर लेते हैं, पर मैं किसे कर रहा हूँ, अरे से। क्यों कर रहा हूँ, मैंने कहा, मैंने वाइल की लूप लगाई, मैंने कहा वाइल लूप में अब मैं MySQL fetch array, मतलब जितना भी MySQL fetch array का मतलब जितना भी डाटा अरे के अंदर आएगा वो सारा का सारा हम यूज़ कर सकते हैं। अब अरे के अंदर क्या लिखना है, ये लिखना है, कॉपी किए और यहाँ पर ये लिखते हैं। अब क्या होगा, अब सारा का सारा डाटा किस पे स्टोर हो रहा है, हमारा इसके अंदर स्टोर हो रहा है, फैच आ गया। मैं यहाँ पर भी एक वेरिएबल बना लेता हूँ, क्यों बनाया आगे बताता हूँ। डॉलर मैंने क्या किया, इसका नाम कर दिया इंसर्ट। अच्छा, इंसर्ट 1 कर लेना, क्योंकि इस तरह के वेरिएबल जब भी यूज़ करो तो इंसर्ट और डिलीट फैच वगैरह जो से आते हैं ना, इस तरह के वेरिएबल हमेशा आकर यहाँ यूज़ करो, उसके साथ 1 लगा लो, 2 लगा लो, ठीक है, ऐसे चीज़ लगा लोगे ना तो कभी भी आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अब सारा डाटा कलेक्ट कर लिया, ठीक हो गया। अब देखो करना क्या है, अब जो सा काम रह गया वो थोड़ा सा इजी रह गया। अब देखो, जब भी हम PHP यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है, जब भी कभी PHP यूज़ कर रहे होते हैं, हम PHP के अंदर कभी भी HTML का टैग नहीं लिख सकते, कभी भी नहीं लिख सकते। ठीक है, HTML के अंदर जब भी आपने कभी PHP का टैग लगाना है तो आपके HTML को क्लोज करना पड़ेगा। कैसे, अब देखो मैं यहाँ पर ये क्लोज करूँगा पहले, और यहाँ पर फिर मैं स्टार्ट करूँगा, क्योंकि अब देखो मैंने ये क्लोज किया और स्टार्ट क्यों किया ये बताता हूँ, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, इसको मैं पूरा ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर क्लोज क्यों किया, एक और चीज़ करते हैं, ये वाली जो ना ये यहाँ पर क्लोज, यहाँ पर क्लोज करते हैं, यहाँ से न्यू स्टार्ट करते हैं ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ठीक है, अच्छा मैंने ये देखो, मैंने ये PHP का टैग ओपन किया यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने क्लोज कर दिया। अब क्यों किया, मैंने कहा कि इसके अंदर ये PHP था, जब भी PHP का टैग लिखना है, कुछ भी लिखना है उसको PHP के अंदर लिखना है। ठीक है, PHP के अंदर हम कभी भी HTML टैग नहीं लगा सकते, लगा भी सकते हैं पर उसका भी एक मेथड है। ठीक है, अब वो मेथड हम करेंगे एक्सप्लेन। अब देखो मैंने जब ये बंद, ये ओपनिंग थी इसकी ब्रैकेट और ये क्लोजिंग ब्रैकेट, जब मैंने ओपनिंग ब्रैकेट में यहाँ पर लगाई, यहाँ पर मैंने कॉल करवाना है HTML का कोड।
ठीक है। जब मैंने यहाँ पर HTML का कोड कॉल करवाना है तो जाहिर है मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर लिखना ही पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर HTML लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अब डाटा फैच करना है। कौन सा डाटा फैच करना है, ये वाला सारा, ठीक है, ये सारा डाटा मैंने फैच करना है। तो अब मैं डाटा फैच किसकी बिना पे करूँगा, मैं टेबल की बिना पे करूँगा। अब वो जो प्रोजेक्ट मैंने आपको दिखाया था वो सारा का सारा टेबल की बिना पे बना हुआ है, टेबल पे बना हुआ है। बैकएंड जो बना होता है ना, हमेशा टेबल पे बना होता है, ठीक है। जब डाटा हमने शो करवाना होता है ना, शो करवाना होता है मतलब दिखाना होता है, वो टेबल की फॉर्म में शो करवाना होता है। ठीक है, तो टेबल की फॉर्म में हमें शो करवाना होता है, क्योंकि टेबल की फॉर्म में ये शो जो होता है वो अच्छा होता है, ठीक है। टेबल की फॉर्म में जो डाटा होता है वो ही अच्छा लग रहा होता है। अब और तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास एक एंकर टैग होता है, एक डिव का टैग होगा, तो वो डिव में हम शो नहीं करेंगे, हम टेबल की फॉर्म में शो करवाएंगे, क्योंकि हमने थोड़ा अच्छा दिखाना है। तो बूटस्ट्रैप का टेबल आप यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसको अंदर टेबल लगाता हूँ, ठीक है, अब टेबल के अंदर क्या होता है, सबसे पहले TR टेबल रो, ओके, और टेबल रो के अंदर क्या होता है, TD। अब जो सा डाटा हम लिखेंगे वो किसके अंदर लिखेंगे, TD के अंदर, परफेक्ट है। अब TD ओपनिंग हुई, TD क्लोजिंग हुई। अब जो भी यहाँ लिखेंगे इसके अंदर लिखेंगे। अब ये क्या है, HTML से बाहर है, ठीक है, ये यहाँ से कैसे बाहर है, ये चीज़ बाहर है। अब ये क्या है, ये HTML का टैग लग रहा है, तो जैसे मर्जी आप HTML का टैग लो। यहाँ पर ये क्लोज हो गया हुआ है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, हम लिखेंगे अब दोबारा से PHP लगाएंगे, PHP का टैग लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंने उसे बताना है कि मैं PHP यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने PHP का टैग लगाया और क्लोज किया। अब इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर इको करवाऊँगा, इको। अब इको के अंदर आया स्ट्रिंग, ठीक है। अब मैं इको पे स्ट्रिंग नहीं लिख सकता, ठीक है। क्यों नहीं स्ट्रिंग लिख सकता, क्योंकि अगर मैं स्ट्रिंग लिखूंगा तो वो क्या होगा, वो यही होगा कि हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में आ जाएगा। जैसे कि मैंने अगर ये करा दिया, कुछ भी सेव करवा रहा हूँ तो एरर ना होए, बस ये देखना है। लोकल होस्ट, ठीक है। या ब्लैंक पेज, अच्छा वो एरर दे रहा है, वो कह रहा है हेडर फाइल कनेक्शन डॉट PHP फेल टू ओपन स्ट्रिंग सच एज लाइन 3, कोई फेल हो गया कनेक्शन। डेटाबेस, हेडर फाइल कनेक्शन, अच्छा वो यहाँ क्या है, ये इंडेक्स है, अच्छा ये चीज़ कह रही है, ये फेल है, इससे डल क्योंकि हमने वो भी इंक्लूड करवाया हुआ है, इस वजह से वो कोड नहीं दे रहा, ठीक है। अब देखते हैं, अच्छा ये देखो IDF कितनी बार, 1 2 3 4 5, वापस आते हैं, कितनी बार प्रिंट हुआ, 5 बार, 5 बार IDF प्रिंट हो गया। क्यों हुआ, कोई बता सकता है कि 5 बार ही क्यों ना हुआ, मैंने तो एक बार लिखा है। कोई क्वेश्चन है, कोई बता सकता है, इको करवाया है और 5 बार प्रिंट हुआ है। सर ये इको का बाय डिफॉल्ट होगा कि इको बाय डिफॉल्ट 5 बार प्रिंट हो सकती है, इको हमेशा एक बार ही प्रिंट होती है, कभी भी। हाँ क्यों हुआ 5 टाइम, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ, वाई, कोई रीज़न एक हो जिसमें क्या 5 बार प्रिंट हो गया। उसकी रीज़न ये है कि मैंने जो डाटा फैच किया है ना, वो 5, उसकी जो रो है ना,
जो सी ये रो है उसकी कितनी है 5, 1 2 3 4 और 5। उसे नहीं पता कि आपने क्या अंदर प्रिंट करवाया है। उसने उसको 5 बार उसने क्या किया, यहाँ से डाटा फैच किया, इसके अंदर गया, इसके अंदर गया, उसने जाके डाटा फैच किया और बताया कि कौन सा डाटा है। उसने क्या किया, एक बार लूप चली, उसने यहाँ से देखा प्रिंट करवा दिया, उसने दोबारा इसके अंदर आया, इसके अंदर तो और भी डाटा पड़ा हुआ था, उसने कहा इसके अंदर तो और डाटा पड़ा हुआ है ये वाले फोल्डर के अंदर, उसने इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाया, उसने फिर वापस आया, अब फिर आके जब देख रहा है कि फिर उसके अंदर डाटा है, अब वो तब तक प्रिंट करवा रहा है जब तक उसकी लिमिट नहीं पूरी हो रही। तो हमने भी डाटा नहीं शो करवाया, डाटा शो करवाएंगे, पर क्या है कि फिर इसने लूप में चलना ही चलना है 5 बार। अगर डाटा यहाँ पर 20 होता तो इसने 20 बार प्रिंट होना था इको में, ये चीज़ ने 20 बार प्रिंट करना था। जितना आपका डाटा पड़ा होगा वो उतनी बार ही इको होगा। अब इको में हम इस तरह नहीं लिखेंगे, हम इको में जब किसी वेरिएबल को लिखते हैं डायरेक्ट लिखते हैं। अब मैंने वेरिएबल कौन सा बनाया था, मेरा सारा डाटा किसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर। मैंने क्या लिखा, इंसर्ट 1, ठीक है। अब इंसर्ट 1 लिख दिया। अब देखो, अब यहाँ देखो मेरा क्या था, इंसर्ट 1 मैंने लिखा। अब मेरे पास क्या है, एक आईडी नेम है, एक फर्स्ट नेम है, एक लास्ट नेम है। अगर मैं कहूँ कि मैं आईडी को कॉल करवाऊँ तो आपको लगानी पड़नी है ब्रैकेट, ठीक है, आपको ब्रैकेट लगानी पड़नी है। इसे कहते हैं, इसे कौन सी ब्रैकेट कहते हैं, अच्छा, यहाँ तो आप इसके अंदर अगर तो आपने नेम लिखना है। अब आपने C++ पढ़ी है, अरे में हम जब स्टार्ट कर रहे होते हैं किधर से स्टार्ट करते हैं, ये बताओ। अगर मैंने पाँच फील्ड को प्रिंट करवाना है तो कहाँ से स्टार्ट होता है, अरे ठीक हो गया। अगर जी 0 से होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 0 लिख दूँगा और मैं इसको सेव करता हूँ तो इसको प्रिंट करवा के देते हैं क्या होता है। 1 2 3 51 50, यहाँ पर आ जाओ, 1 2 3 51 50, परफेक्ट है। अब आप यहाँ पर नेम भी लिख सकते थे, पर नेम जब भी लिखते हैं मैंने क्या कहा था, सिंगल कोटेशन। जब न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी हो तो किस पे, डबल कोटेशन। अब क्या हुआ, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, आईडी कॉल की। अब 0 भी लिख सकते थे, 0 लिखना है तो ये डबल सिंगल कोट नहीं लगेगी, अब 0। अब मैं अगर इसी को कॉपी कर लूँ, हमारे पास कितनी रेंज में डाटा था, 3 फील्ड थी। देखो यहाँ फील्ड कितनी है, आईडी 1, फर्स्ट नेम 2, लास्ट नेम 3, टोटल हमारे पास फील्ड कितनी, 3, ठीक है। 0 से स्टार्ट हुआ, 1 2। अब इसका एक बेनिफिट क्या है, इसका एक बेनिफिट है, एक नुकसान ये है कि अगर मुझे फर्स्ट नेम करवाना ही नहीं है, ठीक है। अब मुझे तो रेंज लग रही 0 1 की, अब एक फील्ड, अब तो अब ये 3 छोटी सी थोड़ी फील्ड है, अगर यही 25-30 फील्ड होती है, ठीक है, तब मैं 0 1 की फॉर्म में नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाता, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मैंने कौन सी चीज़ लेनी है कौन सी नहीं। अब अगर मैं इसकी आईडी कॉल करता ऐसे, मैं इसको बताता फर्स्ट अब मैं इसकी रेंज अगर ख़राब भी करता हूँ ना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता लग जाएगा ये फर्स्ट वाले नेम आ रहा है, हो रहा है। अब यहाँ पर मुझे पता लग जाएगा ये सेकंड वाला आ रहा है, यहाँ पर मुझे पता लगेगा थर्ड वाला, मतलब रेंज में ख़राब भी कर सकता था। पर इसमें क्या है, 0 1 की फॉर्म में क्या है कि आपको एक रेंज से ही लिखना पड़ना है, लिख सकते हो पीछे, पर क्या है कि आपको सीक्वेंस लगवानी ही पड़नी है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम जो सा नेम यूज़ करते हैं, ज़्यादातर नेम यूज़ करना सबसे बेस्ट है बानिस्बत। हाँ, अगर 1 2 3 4 फील्ड है तो 0 1 लगा दो, कोई इशू नहीं है, 0 1 भी चल जाता है, ठीक है। मैंने लिखा नेम फर्स्ट नेम, अब देखो फर्स्ट नेम लिखा और यहाँ पर मैं कह देता हूँ लास्ट, और ये वाला मैं कह देता हूँ आईडी। अब मैंने रेंज थोड़ी सी चेंज की, मैंने लास्ट पहले लिखा और फर्स्ट पहले लिखा। मैं सेव कर रहा हूँ और सेव करने के बाद मैं शॉपिंग में आ रहा हूँ और इसको चेक करते हैं। तो ये देखो, फर्स्ट पेज होम, सेकंड पेज होम, थर्ड पेज होम पेज, पेज सर्विस, मतलब पेज पहले आ गया। पर जैसे ही आप देखो डेटाबेस में पेज तो बाहर था, ठीक है, पेज क्या था दूसरी साइड पे था, ठीक है। अब क्या किया मैंने, सिर्फ लास्ट वाला पहले लिख दिया, तो ये क्या हुआ, ये सारा का सारा डाटा पहले। अब देखो
ये जो डाटा हम ऐड कर रहे हैं ये मैनुअली ऐड कर रहे हैं। अब जब हम इसको खुद से ऐड करते हैं तो हमारे पास एक क्वेरी होती है इंसर्ट की, ठीक है। इंसर्ट की क्वेरी क्या करती है, हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट करती है इसके अंदर। अब मुझे इंसर्ट की क्वेरी बनानी थी, मेरा डाटा इसके अंदर आराम से इजीली परफेक्टली हो जाता, पर अब क्या है कि हम खुद हमें करना पड़ रहा है, मैनुअली करना पड़ा ना। इसका नेम देना पड़ रहा है, जैसे कि अबाउट है, अबाउट दिया, यहाँ पर मैंने दे दिया पेज, ठीक है, और मैंने इसे मैनुअली ऐड किया। अब देखो मैं जैसे ही मैं डाटा ऐड करता हूँ ना, करता जाऊँगा और इसके अंदर आता जाएगा, मैं रिफ्रेश करूँगा इसके अंदर डाटा आता जाएगा, ये देखो आ गया 52 53 आ गया। यही सेम प्रोसेस है, जैसे जैसे हम प्रोडक्ट ऐड करते जाते हैं वो इसके अंदर प्रोडक्ट आती जाती है, ठीक है, इसके अंदर प्रोडक्ट आती जाती है। ये भी सेम वही काम है, ये डेटाबेस का काम ये है कि उसके अंदर प्रोडक्ट लाता जाता है, लाता रहता है, जब तक लाता रहता है जब तक आपने खुद नहीं उसे डेलीट करते हैं। हम इसलिए इंसर्ट, सेलेक्ट, अपडेट और डिलीट, ये चार जो क्यूरियाँ हैं यही मिलके हमारा बैकएंड डिज़ाइन करती है। बाकी भी क्यूरी है पर मोस्टली जो यूज़ होने वाली क्यूरी है वो ये है, ठीक हो गया। इन क्यूरी से हम क्या करते हैं, अपने डाटे को लेके इनसे वर्क करके ही हम इसे कंप्लीट कर। अब देखो अब अगर मैं थोड़ा सा अगर आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ, अगर मैं ये वाली चीज़ को कॉपी करना, इतने वाले हिस्से को कॉपी किया, अब देखो यहाँ ये क्या है, 2 फील्ड है। अब समझ लो ये 2 फील्ड है, ठीक है। एक क्या नाम है, स्पोर्ट। मैंने क्या कहा, मैं अगर यहाँ से यहाँ पर ये पूरी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं स्लैश, अच्छा मैंने यहाँ पर लगाया, अच्छा ये क्यूरी कहाँ हुई, यहाँ पर क्लोज हुई। यहाँ पर जब क्लोज हुई तो ये मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर आई, ठीक है, देखो तो यहाँ पर मैं अगर ये नेम लिखा हुआ है इसकी जगह मैं चेंज कर सकता हूँ ना। मैं इधर अगर मैं कॉल करवाता, रे कॉल करवाता, मतलब यहाँ पर मैं जो सा ऊपर फील्ड में लिखा था ये, तो वो आपके यहाँ पर मेरे बच्चे भी कर रहे हैं और आई है। तो ये चीज़ें हम इधर से ऐड कर सकते हैं जैसे मर्जी। अब जो सा भी डाटाबेस है, जो भी डाटा ला रहे हैं इसी तरह फैच करता रहता है, ठीक है। अब अगर आपको वो अगेन मैं दिखाता हूँ वही प्रोग्राम, वही वेबसाइट को लोकल होस्ट डैश ऑनलाइन डैश एडमिन स्लैश, ठीक है। अब देखो मैंने वही वाला दोबारा मैं ओपन कर रहा हूँ, प्रोडक्ट लिस्ट में आता हूँ, चेक करो यही चीज़ बन के आ रहा है ना टेबल फॉर्म में, यही चीज़ बन रही है। अगर टेबल फॉर्म में हम इसको डिज़ाइन कर दें तो यही चीज़ आ रही है ना डाटा बन के। इसी तरह डाटा सेलेक्ट होके आ रहा है ना डाटा बेस से। इमेज आ रही है, इमेज भी लगानी अभी आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, इमेज भी लगाना सीख लेंगे। तो इसी तरह है ना, यही चीज़ जो सी है यही हमें प्रोवाइड कर रही है, हम इस तरह डाटा को लेके आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, इसलिए हम इसे ही डाटा लेके आते हैं। ये सिलेक्ट हो रहे हैं, ऐड न्यू पे जाऊँगा, ये भी हम ये कल बनाएंगे कि मतलब किस तरह हम डाटा ले हम इसके अंदर सेव करवाते हैं, किसके अंदर, लोकल होस्ट के अंदर। मतलब यहाँ से मैन्युअली डाटा ऐड कर रहे थे, अब हम ऐड करेंगे, मतलब खुद लिखेंगे, जो लिखेंगे वो उसके अंदर इसके अंदर सेव होता जाएगा, इधर सेव होता जाएगा, नीचे आता जाएगा सेव 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 सेव, ठीक है। वो हम खुद करेंगे, ठीक हो गया। ये चीज़ जो सी है हम ये डिज़ाइन करेंगे। डिज़ाइनिंग, ये तो डिज़ाइनिंग है ना, ये तो आप वर्डप्रेस पे, बूटस्ट्रैप पे, जिस पे भी डिज़ाइनिंग करनी हो आप कर सकते हो, पर क्या ये डिज़ाइनिंग है, और जो हम वो काम कर रहे हैं वो क्या है, वो यहाँ से है। तो सेम प्रोसेस है, तो इसी तरह हम काम